ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सुचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि 6 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सुचाइरो होंडा की पैदाइश हुई थी। उनके वालिद लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मर चुके थे, लिहाजा उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी। लेकिन उसको पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था, अलबत्ता अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में जॉब का एक ऐड देखा। 8 शोकाई नामी टोक्यो के इस ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पे टेक्नीशियंस चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा और खुशकिस्मती थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो रवाना हो गया। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में 8 शुकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से सफाई सुथराई के काम करवाना शुरू कर दिए और यहाँ तक के उसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता, एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम लिए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वहीं ऑड जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद 8 शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान 8 शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी 8 डैमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके बनाई गई थीं, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी तक एक अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पे बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचाइरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो 8 शुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1928 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में होना थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने 8 शुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड अगले 20 सालों तक जापान का हाईएस्ट रिकॉर्ड बना रहा। 8 शुकाई के मालिक के दिल में होंडा की अहमियत मजीद बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक हौलनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट बाजू फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने 8 शुकाई के मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। 8 शुकाई के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट्स मिल रहे थे और कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सिचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी।
वो दिन भर आर्ट शुकाई के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पे चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी ना मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो ही गया। अब उसने आर्ट शुकाई से जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट्स मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दिए। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर्स से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनीज के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर्स को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सोचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसी की कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब मजीद खराब हो गईं जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल इंतहाई मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1944 में एक वाकया हुआ जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आ लगा। पूरे मुल्क के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए जिसने जापान की सिरे से कमर ही तोड़ डाली। इस वाक़े के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालत सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं थी, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी। खाना पानी की शदीद किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी नायाब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल किया जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी। क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे, तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पे लगा देखा तो सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। चंद यूज्ड इंजन्स तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पे ये साइकिल्स बना सके, लिहाजा उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक थी। ये सुपर कब के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। यह मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही, इसीलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक्स के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। उस दौर में ऐसे स्पोर्ट्स कंपटीशन रेस से बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए मार्केटिंग का टूल हुआ करते थे। चंद सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की।
इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960s में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 इयर्स गुजारने के बाद आखिरकार सोचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो ख्वाब वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई दर्जन डिजाइन्स रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस हैं। 1980s में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल्स, बोट इंजन्स, प्लेन इंजन्स और दर्जनों पावर टूल्स पे देखने को मिलता है। सोचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।